नमस्कार कक्षा 12 के विद्यार्थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी पुस्तक हिंदी साहित्य की अंतराल पुस्तक, जिसका तीसरा अध्याय अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। बहुत ही प्यारा पाठ है। छोटे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाने योग्य हो सकते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज अभी इस पाठ से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। हमने सूरदास की झोंपड़ी पाठ का रिव्यू किया था, उस पर जो प्रश्न बन सकते थे हमने बनाने का प्रयास किया। उसके अलावा हमने बिस्कोहर की माटी अध्याय पर भी चर्चा की, उसके भी छोटे वन लाइनर प्रश्नों को आप सभी के समक्ष रखा। और आज हम अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में ये पाठ पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में जो अध्याय लिया गया है प्रभाष जोशी की रचना है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। सबसे पहले हम इस मालवा के बारे में समझते हैं कि ये मालवा क्या है। मालवा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक ऐसा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जिसमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, हाड़ौती अंचल का। वो मालवा कहते हैं कि कहीं भी अगर बारिश ना हो, राजस्थान उससे सटा हुआ इलाका है जहाँ बड़ा एक रेगिस्तान का इलाका हम लेकर बैठे हैं। कहीं भी बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, अकाल का टाइम हो, तब भी मालवा एक ऐसी भूमि है जहाँ पर पीने के लिए उचित मात्रा में अन्न उपजाने के लिए जल की पूर्ति वहाँ वो क्षेत्र कर देता है। इतना पानी, प्रकृति की विशेष मेहर उस क्षेत्र पर है, विशेष कृपा उस क्षेत्र पर है कि कहीं भी बारिश ना हो तो मालवा में तो जीवन उपयोगी बारिश हो ही जाती है। काली माटी की अच्छी ज़मीनें हैं वहाँ पर, और पीने योग्य पानी बरसात तो कहीं भी ना हो तो भी वहाँ पर हो जाती है। हम पहला प्रश्न चर्चा करते हैं कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में जो अध्याय है, वो अध्याय एक अखबार में छपा था 2006 में, और वहाँ एक स्तंभ के रूप में छपा था, एक कॉलम के रूप में छपा था, और वहीं से हमारे सिलेबस में लिया गया है। तो प्रश्न आता है कि वो किस अखबार में छपा था, किस शीर्षक से वो स्तंभ छपा था, जिसे हम अपने पाठ्यक्रम में अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता के नाम से पढ़ते हैं। तो वो जनसत्ता अखबार में छपा था। किस अखबार में छपा था? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जनसत्ता में छपा था, 2006 में छपा था। और जनसत्ता में किस शीर्षक से छपा था? कागद कारे। और ये प्रभाष जोशी की रचना है। किसकी जो रचना है? प्रभाष जोशी की रचना है। जनसत्ता अखबार से आता है। जो स्तंभ छपा था वो कागद कारे के नाम से छपा था, वहीं से हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है। प्रभाष जोशी की रचना है। तो ये एक सामान्य सा साधारण सा प्रश्न तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। कागद कारे और अखबार पूछ लिया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? जनसत्ता। खाऊ उजाड़ू सभ्यता है, वो कहाँ की देन मानी जाती है? तो इसका सीधा सा उत्तर होता है कि पश्चिम की देन है। सामान्यतः अगर माना जाए तो पश्चिम में इसमें लिखा है यूरोप और अमेरिका की देन है। ये दो जगहों का जिक्र इस पाठ में आता है, यूरोप और अमेरिका, जो हमारे पश्चिम में है। पश्चिम से पूरा विश्व ही वैसे तो प्रभावित है। ये अमेरिका जैसे देशों से, अमेरिका जैसा पूरा महाद्वीप है जो इसको पूरे विश्व को प्रभावित किए रखता है। वहाँ की ये देन बताई जाती है कि वहाँ की जीवन पद्धति और भारतीय जीवन पद्धति, या वहाँ का दर्शन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर और भारतीय जीवन दर्शन बिल्कुल भिन्न है। वहाँ की संस्कृति है वो भोग प्रधान संस्कृति बताई जाती है, और भारत की जो संस्कृति है वो धर्म प्रधान संस्कृति मानी जाती है। कि हम यहाँ सब कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर चलने वाले लोग होते हैं, और वहाँ के लोग हैं वो अपने सुख पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन इस हद तक कर देते हैं कि प्रकृति एक विनाश के कगारे पर आकर खड़ी हो जाती है। वहाँ से हो सकता है विज्ञान के माध्यम से उन क्षेत्रों का बड़ा महत्व रहता होगा। हम ये नहीं कहते कि वो क्षेत्र महत्वहीन हो गए होंगे, वहाँ का भी महत्व है। प्रकृति में, इस दुनिया में जो कुछ है उसका महत्व है, अपना एक अलग महत्व है, अस्तित्व है। लेकिन भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति की अगर हम बात करें, तुलनात्मक बात करें, तो वहाँ की संस्कृति भोग प्रधान हो जाती है। वो खाओ और उजाड़ो कि अपने जीवन में जितना उपभोग करना है वो कर लो,
और बाकी जो बचा है वो उजाड़ डालो, क्योंकि उजाड़ने का मतलब है कि केवल अपने सुख में ही उसे समर्पित कर दो। अपने सुख के लिए प्रकृति का जितना हो सकता है उतना दोहन कर लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति इसके विपरीत है। भारत के लोग, भारत की संस्कृति, भारत के पोषक ये मानते रहे हैं कि भारतीय संस्कृति है वो इसके बिल्कुल विपरीत संस्कृति रही है। तो कहाँ की संस्कृति है, कहाँ का प्रभाव है? तो यूरोप और अमेरिका का। मालवा में कौन सा महीना मानसून के लौटने का या वापस जाने का महीना माना जाता है? तो कौन सा महीना? कंवार का महीना। यहाँ पाठ में जिक्र आया है कंवार का महीना। कंवार का महीना कौन सा होता है? सावन, भाद्रपद, आश्विन। कौन सा महीना? आश्विन। आशोज जिसको हम कहते हैं, कंवार यानी कि आश्विन। ये सामान्यतः सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। कंवार का महीना आश्विन का महीना है जो मानसून के लौटने का महीना बताया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है कि कौन सा महीना? कंवार का महीना। तो ये महीना मानसून के वर्षा के दिनों के लौट जाने का संकेत करने वाला समय बताया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जब लेखक मालवा की ओर जा रहे हैं, मालवा गए हैं, तो कौन से उत्सव की तैयारियां हैं वो मालवा में देखने को मिली है? कौन सा उत्सव मनाने के लिए ही सामान्यतः लेखक वहां पहुंचे हैं? हमने जैसा कि पिछले प्रश्न में जिक्र किया है, कंवार का महीना जिसे आशोज का महीना कहते हैं, आश्विन महीना कहते हैं। आशोज में नवरात्रा होता है, तो वो कौन सा त्यौहार है? नवरात्रा। नवरात्रा देवी की पूजा के लिए 9 रातें जो निर्धारित हैं, 9 दिनों का जो एक समूह है निर्धारित है, उसके घट स्थापना की तैयारियां हैं वो चल रही थी। तो नवरात्रा का उत्सव बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा था। किस रास्ते से इंदौर जाना मालवा के आंगन से होकर गुजरना बताया गया है? जब इंदौर जाना हो तो किस रास्ते से जाया जाए कि उसको ये मान लिया जाए कि ये मालवा के आंगन से होकर गुजरना है? उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना। कहाँ से कहाँ तक? उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना। कि जब उज्जैन से इंदौर जाते हैं और देवास होते हुए जाते हैं, कहाँ से होते हुए? देवास होते हुए। उज्जैन से कहाँ जा रहे हैं? इंदौर। और कहाँ से होते हुए? देवास से होते हुए। इसे ही क्या कहा गया है? मालवा के आंगन से होकर गुजरना। मालवा के आंगन से होकर गुजरना बताया गया है। कहाँ बैठना माँ की गोद में डूबने जैसा है? नर्मदा के किनारे बैठना। नर्मदा नदी है, नर्मदा के किनारे बैठना। किस नदी का जिक्र आया है? ये नदी है, नदी का जिक्र आया। प्रश्न आ जाए कि किस नदी के किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना बताया गया है? तो नर्मदा नदी के किनारे बैठना। लेखक यहाँ लिखते हैं कि बहन जी हैं, बहन जी वो अपनी पत्नी के लिए लिख रहे हैं कि बहन जी गंगा किनारे की है और हम नर्मदा के किनारे के लोग हैं। गंगा भी मैया है और नर्मदा भी मैया है। भारतीय संस्कृति है वो नदियों को माँ कहने वाली संस्कृति है। माँ वह है जो हर एक जीव जंतु को जीवन देती है, उसके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो नदियाँ हमारे लिए जीवन है, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और जल का जो एक बहुत ही अच्छा जो स्रोत है वो है नदियाँ। तो नदियों को भारतीय संस्कृति में माँ का दर्जा मिला हुआ है। इसलिए लेखक ये बात कहते हैं कि नर्मदा के किनारे बैठना ही माँ की गोद में डूब जाने जैसा है। हमारे पाठ में सिमरोल और बिजवाड़ के घाटों का जिक्र आया है। वो घाटियाँ हैं सिमरोल की, वो पहाड़ियाँ, वो क्षेत्र बिजवाड़ का, और वहाँ पर कौन से वृक्षों का घना रूप देखने को मिला है, या वो जंगल हैं, वो जंगल में कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में मिलते हैं? वो है सागौन के। सागौन यानी कि हम सागवान इसको कह सकते हैं कि सागवान के वृक्षों से भरा पूरा इलाका है सिमरोल और बिजवाड़। किस नदी का जिक्र आया है और ये कहते हुए जिक्र आया है कि ये कालिदास के साहित्य में इस नदी का बड़ा ही
उच्च स्थान माना गया है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। कालिदास की शिप्रा कहकर संबोधित किया है। शिप्रा, कालिदास की शिप्रा। किस नदी से केवल गंगा ही बड़ी है? बहुत प्यारा प्रश्न है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। तो चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। लेखक लिखते हैं कि चंबल नदी से बस गंगा ही तो बड़ी है, बाकी सारी नदियां छोटी हैं। यहाँ कहीं ना कहीं चंबल के महत्व को इंगित करता हुआ ये प्रश्न, और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ही जाता है। किसे जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना बताया गया है? बहुत प्यारा प्रश्न है कि नदियों का सदा नीरा रहना। नदियों का सदा नीरा रहना। 12मासी नदियां, ऐसी नदियां जिनमें 12 महीनों जल है वो अजस्र बहता रहता है, जल की धारा बहती रहती है। तो नदियों का सदा नीरा रहना ही जीवन के स्रोत का जीवित रहना बताया गया है, क्योंकि जीवन से जल को जोड़ा जाता है। जल के बगैर व्यक्ति रह नहीं सकता है, जल के बगैर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। वैसे तो प्रकृति के किसी भी तत्व के बगैर हम ये कह सकते हैं कि यार प्रकृति में ये तत्व कम हो जाए तो जीवन असंभव सा नजर आने लगता है, लेकिन किसी की कमी कमी हो जाना, अधिकता दिखना, वो जीवन को जितना प्रभावित करता है उससे अधिक जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो है जल का न होना। तो नदियों का सदा नीरा रहना ही जीवन के स्रोत का जीवित रहना है। हाथी पाला इसमें एक नाम आता है। हाथी पाला क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए इसका। नदी में पानी अधिक आ जाने के कारण नदी पार करने में समस्या आती थी, तो हाथी पर बैठकर नदी पार करते थे लोग, इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही हाथी पाला कह दिया गया। देखिए 128 वर्षों के पानी के रिकॉर्ड को किस लाइब्रेरी में संरक्षित रखा गया है? बहुत प्यारा प्रश्न है। इंदौर की एक संस्था है नई दुनिया। अभिव्यक्ति माध्यम में किताब है, आपकी पुस्तक है, उसमें भी इसका जिक्र आता है कि नई दुनिया। तो नई दुनिया में बताया कि 128 पिछले 128 सालों के पानी के वर्षात के रिकॉर्ड को एक जगह सहेज कर रखा गया है, और इस पाठ में पानी के किस वर्ष क्या क्या समस्याएं, कितना पानी बारिश हुई, कितना इंच बारिश हुई, उसका सारा रिकॉर्ड है। वो 128 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो इस लाइब्रेरी में संरक्षित बताया है। जब ये स्तंभ लिखा गया है तब की ये बात बताई गई है। का काल किस ईस्वी सन की घटना है? बहुत राजस्थान में ये चर्चित एक घटना है, अकाल से संबंधित या बुरे समय से संबंधित। ऐसा समय जब बारिश की बूंद भी धरती तक नहीं पहुंची हो, ऐसा समय एक बड़े इलाके को प्रभावित करता है। 56 कहने का मतलब यहाँ 1956 है, लेकिन ये सम्मत है। ये कौन सा? ये सम्मत है। हिंदी महीने जैसे हम कहते हैं सम्मत, विक्रमी सम्मत जिसको कहते हैं, लेकिन विक्रमी सम्मत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का डिफरेंस है। इससे अगर हम कम करेंगे तो 1899 ईस्वी आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ईस्वी सन पूछा है तो 1899, क्योंकि पाठ में ईस्वी सन का जिक्र आया है, इसलिए हमें यह प्रश्न ध्यान रखना चाहिए कि किस सन की घटना है। 56 का काल किस सन की घटना है। सन पूछ लिया जाए, ईस्वी सन पूछ लिया जाए तो 1899 ईस्वी। सम्मत कौन सी हो जाती है? 1956। तो और ये आपके लिए थोड़ा डिफरेंस जीके के लिए याद रख सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए, कि 57 वर्षों का डिफरेंस देखने को मिलता है। और इस 56 के काल में भी मालवा जो क्षेत्र है उसमें 15.75 इंच बारिश हुई। कहीं बारिश हो ना हो, मालवा में इस बुरे समय में भी 15.75 इंच बारिश का होना आंकड़ों में दर्ज है। और ये आंकड़ा कहाँ मिल सकता है? ये नई दुनिया की लाइब्रेरी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर 128 वर्षों के पानी के रिकॉर्ड हैं वो सुरक्षित रखे गए हैं। 128 सालों के पानी के रिकॉर्ड नई दुनिया की लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। 128 सालों में कौन से ईस्वी सन को, कौन से वर्ष को अतिवृष्टि का समय बताया है, अतिवृष्टि वाला वर्ष बताया है? ये भी हमारे लिए अच्छा प्रश्न है।
1973 ईस्वी। कहते हैं कि इस साल 77 इंच बारिश हुई थी। कितने इंच बारिश हुई थी? 77 इंच बारिश हुई थी 1973। ये अतिवृष्टि का साल घोषित हुआ, ऐसा इसमें बताया है। लेकिन इसमें ऐसा क्यों बताया है? इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि मालवा की धरती पर बने हुए कुछ एक बांध हैं, कुछ एक तालाब है, वो टूटकर बहे नहीं, जिनमें यशवंत सागर, बिलावली, पीपल्यापाड़ा, ये भी टूटकर बहे नहीं थे, बल्कि ज्यों के त्यों बने रहे। यानी पानी की आवक अधिक होगी तो भी वहां पर पानी स्टोर करने वाले जो संसाधन हैं वो भी खूब मात्रा में है, खूब संख्या में है, और जिनके भंडारण क्षमता भी अधिक है। यानी वो टूटकर बहते नहीं हैं, बल्कि अपने आप में उनको समाहित करके जनजीवन के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। तो यह घटना कब की है? 1973 की है। 77 इंच बारिश, अतिवृष्टि का साल, 128 सालों में एक साल। कितने इंच से कम बारिश हो तो उसे सूखे का साल घोषित कर दिया जाता है? सीधा सा उत्तर है, हालांकि इतने आंकड़ों के प्रश्न है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हमें थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। 28 इंच से कम बारिश हो तो उसे सूखे का साल घोषित कर दिया जाता है। उजाड़ की अपसभ्यता किसे कहा गया है? विकास के नाम पर जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, विकास की औद्योगिक जो गतिविधियां हैं, विकास के नाम पर जो उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, उन्हें उजाड़ की अपसभ्यता कहा गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता कहकर पुकारा गया है, संबोधित किया गया। वातावरण को गर्म करने वाली गैसों ने कितने डिग्री तापमान को बढ़ा दिया है? ये अच्छा प्रश्न है। 3 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस इस धरती के तापमान को बढ़ा दिया गया है। और ये सब किसकी वजह से? ये सब प्रदूषण की वजह से। और ये प्रदूषण की देन कहाँ की बताई है? अमेरिका और यूरोप की बताई है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति है वो खाऊ उजाड़ू सभ्यता है। वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जीवन शैली है, वहाँ की जीवनचर्या है, वो खाओ और उजाड़ दो, अपना जीवन सुखद रहे, बाकी दुनिया कहीं भी भटकती फिरे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। कितने इंच बारिश हो तो उसे सामान्य बारिश कहा जाता है? 35 इंच बारिश। 35 इंच बारिश हो तो उसे सामान्य बारिश कहा जाता है। अभी हमने एक पहले प्रश्न चर्चा किया था कि 28 इंच से कम बारिश हो तो उसे सूखे का साल घोषित कर दिया जाता है। और एक प्रश्न हमने चर्चा किया था कि 1973 ही एक ऐसा वर्ष है जिसे अतिवृष्टि का साल घोषित कर सकते हैं या किया गया है, जिसमें 77 इंच बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया। और एक हमने जिक्र किया था 56 के अकाल वाला 1899 ईस्वी, इसमें भी वहां पर 15.75 इंच बारिश दर्ज की गई थी। तो ये इतने का आंकड़े आए हैं, तो जिनको हमें ध्यान करना चाहिए। सामान्य बारिश 35 इंच बारिश को कहा गया है। सूखे का साल 28 इंच से कम बारिश वाले साल को कहा जाता है। 1973 में 77 इंच बारिश हुई, ऐसा आंकड़ा वहां नई दुनिया की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। और यह समय था 1973 का 56 का काल, जिसको कहा जाता है 1899 ईस्वी की घटना है। उस समय भी मालवा में कितनी बारिश हुई थी? 15.75 इंच बारिश का जो रिकॉर्ड है वो दर्ज किया गया। मालवा के क्षेत्र में किन शासकों ने पानी के प्रबंध को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा था? किन राजाओं का जिक्र आया है? राजाओं में नाम आता है विक्रमादित्य, मुंज और राजा भोज। इनका जिक्र हमारे पाठ में आया है, क्योंकि पश्चिम के लोग या आधुनिक शिक्षित, पश्चिम से शिक्षित लोग मानते हैं कि आज के जो इंजीनियर्स हैं, अभियंता हैं, उन्हीं लोगों ने पानी के प्रबंध के लिए व्यवस्थाएं की हैं। पुराने लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। तो उनके विरुद्ध जाकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास प्रभाष जोशी जी के द्वारा किया गया है
कि उस समय भी विक्रमादित्य जैसे, मुंज जैसे, राजा भोज जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने पानी को सहेजने के लिए बावड़ियां बनाई हैं, तालाब बनवाए हैं और पानी का बहुत अच्छा प्रबंध किया, ताकि बुरे समय में भी यहाँ के लोगों का जनजीवन है वो सुखद रहे और अच्छे से उनका समय बीत सके, पीने के लिए पानी की कमी ना हो जाए। कि खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पाक्यो है। इसका अर्थ है कि मालवा में अब की बार खूब अच्छी बारिश हुई है, खूब अच्छी फसल हुई है, और अच्छी फसल हुई है तो तुम त्योहार भी अच्छे से मनाओ। तो ये प्रश्न भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।